नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप बढ़िया चल रही होगी। मित्रों, पिछली क्लास में हमने कीन्स सर के अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें हमने आपको 2 पॉइंट्स बता रखे थे। तो आइए एक बार जल्दी से उनको देख लेते हैं ताकि हमको आगे पढ़ने में असुविधा ना हो। एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो जो सिद्धांत था, उन्होंने कहा था कीन्स सर ने कि मांग से आपूर्ति होती है, ना कि आपूर्ति से मांग होती है। और डिमांड पर जो है यानी मांग पर देश का जीडीपी और रोजगार निर्भर करता है। तो मांग के बारे में हमने आपको बताया कि देश में जो जीडीपी और रोजगार का निर्धारण होना है वो मांग के द्वारा होता है। यदि समग्र मांग का स्तर अधिक होता है तो देश में जीडीपी और रोजगार का स्तर भी अधिक होता है। तो एग्रीगेट डिमांड के बारे में हमने आपको बताया था कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो इसमें हमने सी पर चर्चा कर ली थी, आई पर पॉइंट नंबर 2 में, आई पर, जी पर और एक्स पर और एम पर। इतनी सारी चर्चाएं हो चुकी थी हमारी। हमने लास्ट में इंपोर्ट्स के बारे में बताया था। तो आइए देख लेते हैं इंपोर्ट्स क्या था हमारा। तो इंपोर्ट्स के बारे में हमने आपको बता रखा था कि एक देश के निवासियों द्वारा विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। और कीन्स सर के अनुसार आयात और देश की जीडीपी के बीच कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध होता है। हमने आपको ये भी बताया था कि एक मूलभूत स्तर ऐसा होता है या न्यूनतम स्तर ऐसा होता है कि जीडीपी से जो कि स्वतंत्र होता है। इधर एक्स एक्सिस पे अगर जीडीपी या इनकम था तो वाई दिखाया जाए, और वाई पर हम लोग अगर आयात को दिखाएं तो कुछ इस टाइप का ग्राफ हमारा था। तो अब मैंने आपको बताया कि अगर जीडीपी आपका शून्य हो जाएगा तब भी प्रैक्टिकली आप कुछ ना कुछ आयात करते ही है। ये बात हो गई थी। तो ये तो थ्योरी है कीन्स सर की। व्यवहार में भी हमने आपको बताया था कि जैसे सबसे बड़ी जीडीपी यूएसए की है तो सबसे ज्यादा आयात भी क्या है? आप यूएसए का है। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना की है, तो चाइना भी आयात के मामले में दूसरे स्थान पर है। तो इन 2 पॉइंट के बारे में हमने आपसे डिस्कशन कर लिया था। अब आइए पॉइंट नंबर 3 पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 वैसे ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और उसको अच्छे ढंग से क्लैरिफाई करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 है कि यदि कोई अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं करती है, इंटरनेशनल ट्रेड अगर नहीं करती है, तो उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब याद करिए, हमने जब अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था की चर्चा की थी तो उसमें ये बातें हमने आपको बता रखी हैं। वहां पे हमने एडिशनल भी काफी चीजें बता रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाइए जरूर देखिए। फिलहाल यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि जो बंद अर्थव्यवस्था होती है उसे क्रूसो इकोनॉमी कहते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो एक नॉवेल था, है अभी भी, आप चाहे पढ़ सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। तो यहाँ पे अब एक चीज हमको जो समझनी है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए। हमने आपको बताया कि यदि कोई अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं करती है तो उसे क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था या क्रूसो इकोनॉमी कहते हैं। इसे 3 सेक्टर इकोनॉमी कहा जाता है। अब अगर मैं 3 सेक्टर की चर्चा वहां पर करता तो शायद आपको समझ में ना आता कि ये 3 सेक्टर क्या है, 4 सेक्टर क्या है। क्योंकि इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है अर्थात बंद अर्थव्यवस्था है, उसमें समग्र मांग की स्थिति जो होगी वो इस प्रकार से होगी। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। यहाँ पर ना तो एक्सपोर्ट होना है ना ही आपका इंपोर्ट होना है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही फैक्टर हैं, सी आई जी। तो इसीलिए इसको 3 सेक्टर इकोनॉमी कहा जाता है। बात क्लियर हो गई आप? ये पॉइंट नंबर 3 है हमारा। पॉइंट नंबर 4 ऐसे ही ओपन इकोनॉमी के बारे में, इसको 4 सेक्टर इकोनॉमी कह देंगे। ध्यान दीजिए, यदि कोई अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय व्यापार करती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अगर करती है तो वो क्या कहलाएगी? ओपन इकोनॉमी कहलाएगी। इसको ओपन इकोनॉमी कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। और इसे 4 सेक्टर इकोनॉमी कहा जाता है। 4 सेक्टर इकोनॉमी क्यों कहा जाता है? ध्यान देना। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या है आपका? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स क्या होता है आपका? एक्सपोर्ट्स होता है, और एम क्या होता है? इंपोर्ट्स होता है। इन दोनों फैक्टर को हम लोग कहते हैं एनएक्स। एनएक्स का मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। या आपका नेट एक्सपोर्ट्स कितना है, तो वो अगर आप एक्स में से एम घटा देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? नेट एक्सपोर्ट्स। बात क्लियर हो गई?
इन दोनों फैक्टर यानी x और m को मिलाकर एक फैक्टर मान लें तो 3 फैक्टर ये है और एक ये, तो 3 और 1 कितने हो गए 4। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 4 सेक्टर इकोनॉमी कहा जाता है खुली अर्थव्यवस्था को। अब पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग ढंग से। पॉइंट नंबर 5 लिखिए, यदि कोई अर्थव्यवस्था निर्यातों को केंद्र में रखकर जीडीपी बढ़ाने की कोशिश करती है। किसको सेंटर में रख रही है, निर्यात को, यानी एक्सपोर्ट्स को केंद्र में रखा जाए और केंद्र में रखकर क्या प्रयास किया जाए, जीडीपी बढ़ाने की कोशिश करती है, तो इस प्रकार की रणनीति को क्या कहते हैं भाई, इस प्रकार की रणनीति को एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल कहा जाता है, ग्रोथ मॉडल कहते हैं या कहा जाता है। अब ये जो मॉडल है ये छोटी अर्थव्यवस्थाओं के लिए, जो आपकी छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए अधिक लाभदायक होता है, छोटी अर्थव्यवस्थाओं के लिए अधिक लाभदायक होता है। भारत, चीन जैसी जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसके लिए ये मॉडल वो अत्यंत लाभदायक नहीं है, खास तौर से तब जब अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र संरक्षणवादी नीतियों का पालन करते हैं। ध्यान दीजिए, अब इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे चाइना हो गया आपका, फिर इंडिया हो गया, ये भी क्या है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर ये एक्सपोर्ट्स को केंद्र में रखकर जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने पर ध्यान देंगी तो उनको समस्याएं आ जाती हैं। समस्याएं क्या आएंगी उनके सामने, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि जो बड़ी अर्थव्यवस्था है उनके आयात भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे हम भी क्या है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो हमारे आयात भी ज्यादा बड़े हैं। आप सुनते होंगे ना कि जो फिस्कल डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, ये सब हमारा ज्यादा है, हमको व्यापारी घाटा होता रहता है। यानी हम आयात ज्यादा करते हैं किसी भी कंट्रीज से, और मतलब खास तौर से तो जो आयात हमारा ज्यादातर होता है वो चाइना से ही होता है, तो चाइना से हमारा काफी ज्यादा व्यापारिक घाटा है। कुछ ही देशों से हम लोग प्लस में होते हैं, ठीक है, मतलब हम ज्यादा उनको भेजते हैं, वो हमको कम ज्यादा, मतलब कम थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से आदान प्रदान होता रहता है। तो ये चीज है, ध्यान देते हैं फिलहाल यहाँ पे, नहीं तो हम लोग डाइग्रेस हो जाएंगे। हमने आपसे क्या कहा, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अगर एक्सपोर्ट्स को केंद्र में रखकर जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करेंगी तो समस्याएं आ जाती हैं उनके सामने। समस्या क्या आ जाती है, क्योंकि बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उसके आयात भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब अगर आप एक्सपोर्ट के जरिए अपना ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्सपोर्ट से आप अपनी जीडीपी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो इसका मतलब आपको अधिक एक्सपोर्ट्स करना होगा। अब जहां पे भी आप अपने माल को डंप करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप ढेर सारा उत्पादन भी तो करेंगे, उसके लिए फिर क्या क्या चाहिए होगा, आपको उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। भाई अगर माल कहीं दूसरी जगह भेजना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी तो चाहिए होगा। अब मान लीजिए कि आपने खूब सारा प्रोडक्शन कर लिया, अब उसको एक्सपोर्ट्स करना है, तो हमने आपको बताया है कि जहां पर आप डंप करेंगे तो वहां के लोग संरक्षणवादी नीतियों का पालन करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि उनको अपने जो वहां के मूल निवासी हैं वहां के लोगों का भी तो आर्थिक ध्यान में रखना होता है। अब अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि संरक्षणवादी नीतियों का पालन विकसित या जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं या जो खुली अर्थव्यवस्था वो भी करने लगते हैं। हमने आपको शुरू में बता रखा था, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था के दौरान हमने आपको डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण दिया था, आपको याद होगा मुझे उम्मीद है। खैर, मैंने क्या कहा कि अब अगर मान लीजिए आपने प्रोडक्शन ढेर सारा कर लिया, तो अब प्रोडक्शन हो गया तो कहीं ना कहीं तो आपको भेजना ही पड़ेगा। अब वहां के लोग जो है या वहां की जो सरकार है वो आपके माल को डंप करने की वजह से हैवी टैक्स लगाती है। तो आप डंप कहाँ करेंगे, कहाँ बेचेंगे अपना माल, बात क्लियर हुई। अब आप में से हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो कि WTO के होते हुए कैसे किसी आइटम को रोका जा सकता है, जिनको थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की समझ।
तो WTO जो है, वैसे लिखिएगा मत, ये एक मतलब बेकार संस्था है। अमेरिका क्या करता है कि अपनी आर्थिक नीतियों के हिसाब से इसका यूज करता है। ऐसे मतलब सामने आते हैं तथ्य और कारनामे भी जो होते हैं वो नजर आ जाते हैं। मतलब ऐसा लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। कहने का मतलब ये है कि जो WTO है वो प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर पा रहा है इन दिनों, खास तौर से जब से कोविड वाला सिस्टम हुआ ना, तब से ज्यादा दिक्कत है। अब राष्ट्र इन दिनों क्या कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप जैसे देखिए, हमने आपको बताया आत्मनिर्भर भारत, ये इंटरनेशनल व्यापार के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। हमारे लिए तो मतलब ठीक ही है, इससे क्या होगा कि हमारी जो घरेलू इंडस्ट्रीज हैं उनको बूस्ट मिलेगा, इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना वो मोदी जी द्वारा दी गई है। खैर, मैंने कहा कि जो WTO है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा इन दिनों। राष्ट्र क्या कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब अगर आप एक्सपोर्ट्स को केंद्र में रखेंगे तो पॉलिसी आपकी फेल हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्र जो हैं, दूसरे राष्ट्र जहां पे आपको माल भेजना है, वो प्रशुल्क, गैर प्रशुल्क, इन सब चीजों से संरक्षणवादी नीतियों को अपनाएंगे। तो आप इस उत्पादन का क्या करेंगे? इसीलिए बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए ये जो मॉडल है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल, इन सब को जो है बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए अच्छा नहीं माना गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। चाइनीज माल को लेकर हम स्वयं भी बहुत परेशान रहते हैं, है कि नहीं? और ऐसे तो चाइना को लेकर सब कुछ, ये जितने भी कंट्रीज सारे के सारे लगभग परेशान ही होते हैं। उनका डेट ट्रैप वाला मसला हो गया है, जैसे फिर कोरोना का मामला हो गया हो, या बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन आदमी में हो गया था, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है। तो ये सारी बातें हैं, और आए दिन हम ये भी सुनते रहते हैं कि चाइना ने जो है मार्केट पूरी की पूरी कब्जा रखा है कि नहीं? हमने आपको बता रखा है कि स्मार्टफोन के मामले में, हर एक चीज के मामले में चाइना जो है वो डोमिनेट करता है हर एक कंट्री को। प्रोडक्शन भी ज्यादा है उसका, सारी की सारी चीज जो अर्थव्यवस्था में आपूर्ति की सप्लाई है वो चाइना के द्वारा ही की जा रही है। ज्यादातर जगहों पे, हर एक जगह पे आप चाइना का दबदबा देखते हैं। तो हम परेशान होते हैं चाइनीज माल को लेकर। अब वो सोचिए कि हमको सस्ते से सस्ता सामान, सोचिएगा अगर मान लो मैं एक गिरी हाल में एक कीमत 10 रुपए रखता हूँ किसी चाइनीज आइटम की, 10 रुपए का कोई चाइनीज खिलौना है, तो सोचिए कितनी उन्नत टेक्नोलॉजी है। तो 10 रुपए के उस आइटम पे यहाँ पे आप यहाँ लाके बेच के प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो अब जैसे छोटी अर्थव्यवस्थाओं को लेकर हम परेशान नहीं होते, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया और नेपाल हो गया, इनसे हमें कोई आपत्ति नहीं होती है। हम चाइनीज को लेकर ज्यादा परेशान रहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है कि चीन जो है पहले इसी मॉडल पे काम कर रहा था, लेकिन अब वो अपना मॉडल चेंज कर चुका है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ये भैया कहाँ तक ऐसे होगा ना, आने वाले दिनों में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो चाइना के द्वारा हाल ही में क्या किया, काम किया गया कि उसने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल के बजाय कंजम्पशन लेड ग्रोथ मॉडल, कंजम्पशन लेड ग्रोथ मॉडल को लागू कर लिया। समय देख के पलटी मार लिया, ग्रोथ मॉडल को लागू किया गया है। अब वो किस पर ध्यान दे रहा है? उपभोग पर ध्यान दे रहा है। उपभोग ज्यादा हो रहा है उसके यहाँ, ठीक है। अब जहां तक हमारे यहाँ का संदर्भ है, तो जो हमारे यहाँ के पूर्व गवर्नर थे, भारतीय गवर्नर, किसके? RBI के, और किसी गवर्नर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मिस्टर रघुराम राजन। रघुराम राजन सर के अनुसार भारत को उन्होंने कहा था कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के बजाय किस पर ध्यान देना चाहिए? मेक फॉर इंडिया पर ध्यान देना चाहिए। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मेक इन इंडिया कब लॉन्च की गई थी? डेट सहित बताना है और सन वगैरह भी बता देना है। तो इन्होंने क्या कहा कि भारत को मेक इन इंडिया के स्थान पर मेक फॉर इंडिया पर ध्यान देना चाहिए। और एनुअल रिपोर्ट जो हमारी है 2020-21, एनुअल रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? RBI पब्लिश करता है। RBI के अनुसार भारत के लिए इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मॉडल पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये तो RBI की जो एनुअल रिपोर्ट 2020-21 वो भी ये रिकमेंडेशन देती है, अनुशंसा करती है। और जो आर्थिक सर्वेक्षण है हमारा 2020-21 वो भी यही सिफारिश करता है। और आप ध्यान दीजिए
कि मार्च 2021 में एक योजना शुरू की गई थी, PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो ये योजना इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल को ध्यान में रखती है। किस पे ध्यान रखती है? इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ में लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मॉडल। अब ये PLI क्या है हम लोग आगे देख लेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि सरकार ने छूट दी है कंपनियों को कि आप हमारे यहाँ अगर एक वैसे निश्चित अमाउंट है कि इतने का उत्पादन करेंगे तो हम आपको सब्सिडी वगैरह पर्याप्त मात्रा में देंगे। अभी के लिए बेसिक आप इतना समझिए, बाकी हम लोग सरकारी योजनाएं जो हैं वहां पर जब इसको देखेंगे तो विस्तार से वहां पे देखेंगे कि PLI योजना क्या है। अब इन सब के अलावा हमारे लिए जरूरी क्या है कि मतलब भारत के लिए, कि भारत जो है वो ग्रोथ पर ध्यान दे, हमको ग्रोथ को छोड़ना नहीं है, ग्रोथ पर ध्यान दे। उसके परिणाम स्वरूप बढ़ने वाले आयातों का सामना, अब जैसे जब हम ग्रोथ पर ध्यान देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे आयात बढ़ जाएंगे, जाहिर सी बात कीन्स के अनुसार। अब उसका सामना करने के लिए हमें किस पर ध्यान देना है? हमको ध्यान देना है एक्सपोर्ट पर, निर्यातों पर ध्यान देना है। अर्थात ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट, जो हमारी ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट्स है उसकी रणनीति को लागू किया जा सकता है। अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कैसे हो रहा है। जैसे एक मॉडल तो क्या है हमारा, एक मॉडल है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मॉडल, और दूसरा है हमारा ग्रोथ लेड, ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट मॉडल। ये दो चीजें हैं एक्सपोर्ट मॉडल। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल में सबसे केंद्र में कौन रखना है? हमको एक्सपोर्ट को रखना है, यानी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाइए आप, आयातों को बढ़ाइए। अब आयात को जब आप बढ़ाएंगे तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? आपका GDP बढ़ेगा। अब जब GDP बढ़ेगा तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा? आपका इंपोर्ट्स बढ़ जाएगा, इंपोर्ट्स बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? आपका GDP बढ़ेगा और उसके बाद फिर आपका इंपोर्ट्स यानी आयात भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट मॉडल, यहाँ पे हमको सबसे पहला काम GDP को बढ़ाना है। अब जब हम लोग GDP को बढ़ाएंगे तो GDP को बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा? हमारा इंपोर्ट्स बढ़ जाएगा, कीन्स के अनुसार बता रखा है हमने आपको, इसीलिए मैं ये चीज आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। जब इंपोर्ट्स आपका बढ़ेगा तो इंपोर्ट्स को बैलेंस करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? हमको एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिक बढ़ता नहीं है ये, इसको बढ़ाना पड़ेगा। आयात बढ़ेगा मतलब GDP बढ़ने पर एक्सपोर्ट बढ़ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन GDP बढ़ने पर इंपोर्ट्स आपका बढ़ जाता है। थ्योरी से भी हमने आपको बता रखा है और हमने आपको प्रैक्टिकली भी बता रखा है। अब रघुराम राजन सर ने बताया जब था कि मेक फॉर इंडिया, तो उन्होंने उसमें ये नहीं कहा था कि हमको जो है ग्रोथ की जो निराशावादी चीजें हैं उन पर ध्यान देना है, वो उसकी वकालत नहीं कर रहे थे। मतलब हमको ग्रोथ भी चाहिए और हमको क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। बात क्लियर हुई? दोनों चीजें अगर हमारी अर्थव्यवस्था में रहेंगी तो सही माहौल बना रहेगा, हमारे यहाँ के जो उद्यमी है वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको कीन्स का ये जो अर्थशास्त्र की थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगली बात करते हैं राजकोषीय गुणक की। ध्यान दीजिएगा, ये भी कीन्स के राजकोषीय गुणक, कीन्स के अर्थशास्त्र से ही जुड़ा हुआ है। राजकोषीय गुणक, अब ये राजकोषीय गुणक क्या है? पहले तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा है कि सरकार द्वारा एक यूनिट, सरकार द्वारा एक यूनिट, अगर भारतीय संदर्भ में बात की जाए तो 1 रुपए, 1 यूनिट अतिरिक्त खर्च करने पर, सरकार द्वारा 1 यूनिट अतिरिक्त खर्च करने से या खर्च करने पर, खर्च करने से देश की GDP में, देश की GDP में होने वाले परिवर्तन को
राजकोषीय गुणक, राजकोषीय गुणक, फिस्कल मल्टीप्लायर कहते हैं, फिस्कल राजकोषीय गुणक, फिस्कल, फिजिकल कई लोग पढ़ते हैं इसको, टोपीबाज आदमी होते हैं, मल्टीप्लायर, फिस्कल मल्टीप्लायर कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि यदि मान लीजिए कि 1 रुपए खर्च करने पर जीडीपी आपका 10 रुपए बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 10 रुपए, तो इसका मतलब जो राजकोषीय गुणक होगा वो कितना होगा, 10 रुपए होगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप तनाव मत लीजिए, फिर से सुनिए। मैंने कहा कि यदि 1 रुपए खर्च करने से जीडीपी 10 रुपए बढ़ जाता है तो राजकोषीय गुणक क्या होगा, 10 होगा। राजकोषीय शब्द क्यों लगा है, कौन खर्च कर रहा है, सरकार खर्च कर रही। अब सरकार कहां से खर्च करेगी, राजकोष से ही तो ना। राजकोषीय गुणक का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग समझ लेते हैं। राजकोषीय गुणक इसको कहते हैं डेल वाई बाई डेल जी इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब यहाँ पे पहले आप और समझिए, वाई क्या है, वाई इनकम या जीडीपी में परिवर्तन होता है, आपको बता रखा है हमने। वाई डेल वाई क्या है आपका, जीडीपी में परिवर्तन है। और डेल जी क्या है, जी क्या था आपका, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था, तो ये सरकारी खर्च में परिवर्तन है, सरकारी खर्च में परिवर्तन। अब यही तो राजकोषीय गुणक की परिभाषा है, ध्यान दो। सरकार जो खर्च कर रही है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वाई पर पड़ रहा है, यानी जीडीपी में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाता है, राजकोषीय गुणक कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैं मान लेता हूं कि एमपीसी जो है वो मेरी 0.9 है, तो 1/एमपीसी मैंने कितना मान लिया, 0.9। तो इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, 1/0.9, और यहाँ का पॉइंट हटेगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 10। वही मैंने कहा आपसे कि यदि 1 रुपए खर्च किया जाए, जीडीपी कितना बढ़ जाए, 10 रुपए, तो राजकोषीय गुणक भी कितना होता है, 10 होता है। इसको एक चित्र के माध्यम से भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। इसको नंबर 1 स्टेप पे आते हैं। अगर मान लीजिए सरकार ने 100 रुपए खर्च किया, कितना, 100 रुपए, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, इनकम में भी कितने का चेंज आएगा, 100 रुपए का। क्यों, क्योंकि कीन्स के अनुसार जितना समग्र मांग में चेंज होता है उतना ही जीडीपी आपका बदल जाता है। अब गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है तो इसका मतलब क्या चेंज होगा, समग्र मांग में चेंज होगा। फार्मूला एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अगर गवर्नमेंट ने 100 रुपए चेंज किया, 100 रुपए का परिवर्तन किया, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जीडीपी या आय में परिवर्तन कितना हुआ, 100 रुपए हुआ। अब देखिए ध्यान से, दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप हम लोग ऐसे समझिए कि अब अगर इनकम आपकी 100 रुपए की बढ़ी तो उसके हिसाब से जो आपका क्या है, कंजम्पशन है, डेल्टा सी, वो कितना होगा। अगर आपने एमपीसी 0.9 मान रखी है, तो अगर एमपीसी आपकी 0.9 है तो डेल सी की वैल्यू, माफ कीजिएगा, डेल सी की वैल्यू वो कितना हो जाएगी, कंजम्पशन, वो हो जाएगा आपका, अगर 100 रुपए पे हम लोग देख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 0.9 अर्थात 90 रुपए। अब अगर डेल्टा सी आपका 90 रुपए हुआ कंजम्पशन, तो इसका मतलब डेल्टा वाई भी क्या होगा, आपका 90 रुपए होगा। क्यों, क्योंकि आय बढ़ने पर क्या होता है, उपभोग बढ़ता है, और यह उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति दिखाती है। उपभोग किसमें आएगा, मांग में आएगा। और कीन्स सर ने क्या कहा है मांग के बारे में, जितनी मांग बढ़ेगी उतनी ही आय बढ़ेगी। फिर से सुनिएगा, हमने आपको बताया कि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, सीधी सी बात, शुरुआत में भी बताया था। पैसे ज्यादा रहेंगे आपके पास, इनकम ज्यादा रहेगी, तो आप 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट में खाएंगे, नहीं होगी तो आप रेडी वाले पे जाके खाएंगे अपना, ये छोले कुलचे वगैरह बिकते हैं, सीधी सी बात है। अब मैंने कहा कि उपभोग जो होता है वो किस में आता है, मांग में आता है, यानी डिमांड में आता है। और कीन्स सर ने क्या कहा था कि जितनी मांग बढ़ेगी उतनी ही आय बढ़ेगी। अब देखिए फिर से, अब अगर अगेन हम थोड़ा सा आगे बढ़े, एमपीसी फिर मेरा कितना है, 0.9,
तो यहाँ पे जो तीसरा स्टेप होगा, यहाँ पे डेल सी कितना आ जाएगा हमारा 81, और फिर डेल वाई कितना आएगा आपका 81। अब ये प्रक्रिया ऐसे आपकी लगातार चलती रहेगी। अब अगर इसको आप सब इधर को आप ऐसे जोड़ते जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, फिर आपको मिल जाएगा 1000। 1000 क्यों मिलेगा? क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है, हमने एमपीसी कितना माना है 0.9, 1/0.9, ये सॉल्व करने पे आया 10। अब इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पा जाएंगे आप 1000। ठीक है, तो ये होता है हमारा राजकोषीय गुणक। राजकोषीय गुणक के बारे में एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 था, अब आप सोच रहे होंगे सर अब तो 21-22 आ गया है, तो उससे मतलब तो हमको रखना ही है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण हमें 3 साल के ध्यान में रखने होते हैं अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे ढंग से। तो इसलिए 2020-21 इसका जो वॉल्यूम फर्स्ट है और उसका चैप्टर नंबर 2 उसमें भी राजकोषीय गुणक के बारे में बताया गया है कि ये राजकोषीय गुणक मंदी के समय अधिक कुशलता से कार्य करते हैं। अब ये कार्य क्यों करते हैं, इसके पीछे का भी लॉजिक वही है कि सरकार प्रशासन। आप याद कीजिए, यहाँ पे राजकोषीय गुणक में खर्च कौन करता है, सरकार खर्च कर रही। हमने आपको शुरुआत में भी बताया कि मंदी के समय केंद्र सर ने कहा था कि मंदी के समय सरकार को चाहे उधार लेकर ही निवेश करना पड़े, यानी खर्च करना पड़े, वो करना चाहिए, जो कि प्राइवेट सेक्टर नहीं खर्च करना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक देखेंगे। ये जो केनेजियन इकोनॉमिक्स है, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो हमारी समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग कुछ और नई संकल्पनाओं को देखेंगे कि क्या समस्याएं होती हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में, या कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याएं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।